स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स करेंगे। जैसे पुरालेख शास्त्र। पुरालेख शास्त्र किसे कहा जाता है? अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। और पुरालिपि शास्त्र क्या होता है? अभिलेखों तथा अन्य पुराने दस्तावेजों की तिथियों के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। यानी जो उनके ऊपर डेट होती है उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पुरालिपि शास्त्र। फिर है पंचमार्क सिक्के। आहत सिक्के भी बोलते हैं इनको क्या है? पंचिंग करके, यानी कि इनको कूट पीट कर बनाया जाता है। इन सिक्कों का प्रचलन कब शुरू हुआ? जब व्यापार आरंभ हुआ था। पहले वस्तु विनिमय होता था, बाद में क्या हुआ कि रुपयों का लेन देन होने लग गया। सबसे पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चांदी और तांबे के आयताकार या वृत्ताकार टुकड़े बनाए गए। इन टुकड़ों पर ठप्पा मारकर अनेक प्रकार के चिन्ह बनाए गए, जैसे सूर्य का, वृक्ष, मानव, खरगोश, सांप, बिच्छू आदि। ये सिक्के भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक स्थलों से मिले हैं। फिर है प्रयाग प्रशस्ति। अभिलेख क्या था? इसका संबंध सम्राट समुद्रगुप्त से है। इसके लेखक उसका राजकवि हरिशेन था। यह अभिलेख संस्कृत भाषा में है। अभिलेख मतलब जो पत्थर के ऊपर लिखा जाता है और राजा लोग उनको लिखवाते थे। इसमें 33 लाइन है। इसमें समुद्रगुप्त के गुणों का उल्लेख किया गया है। उसकी तुलना परमात्मा से की गई है। फिर है इंडिका, इस पुस्तक की रचना मैक्सनीज ने की थी। उसे यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। वह मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र में 302 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा। पहले भी हम बता चुके हैं ईसा पूर्व का क्या मतलब होता है। यानी जैसे अब 2020 चल रहा है तो 1 से पहली ईस्वी शुरू है, तो ईसा पूर्व अगर 302 ईसा पूर्व है, इसका मतलब क्या है? 2002 से 302 साल इसमें और जुड़ जाएंगे, इतने साल पहले। इसमें उसने भारत की प्राकृतिक स्थिति, मिट्टी, जलवायु, पेड़ पौधे, शासन प्रणाली आदि का वर्णन किया है। यह मौर्यकालीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण विदेशी वृत्तांत है। फिर है पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी। इस पुस्तक का लेखक कोई यूनानी है। पेरिपल्स का अर्थ है समुद्री रास्ता और एरिथ्रियन का अर्थ है लाल सागर, यानी लाल सागर तक का समुद्री रास्ता। इस पुस्तक में मध्य रोम को निर्यात होने वाली व्यापारिक मदों का विवरण दिया गया है। भारत से गरम मसाले जैसे काली मिर्च, दालचीनी आदि निर्यात होते थे। निर्यात का मतलब है बेचा जाता था, यानी भारत में ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते थे। वह उच्च कोटि के होते थे और भारत में इसके बदले में बहुमूल्य रत्न जैसे सोना, चांदी, हीरा आदि आयात होते थे। आयात मतलब भारत इन मसालों को बेच के सोना, चांदी, हीरे आदि धन एकत्रित करता था। रेशम मार्ग। चीन से रेशम रोमन साम्राज्य को भेजा जाता था। जिस मार्ग से रेशम चीन से रोमन साम्राज्य जाता था वह मार्ग रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहलाता था। यह मार्ग चीन से मध्य एशिया, अफगानिस्तान, ईरान, रोम तक पहुंचता था। ईरान से पार्थियन साम्राज्य की स्थापना होने पर इस मार्ग में बाधा आई। तब यह रेशम मार्ग मध्य एशिया, अफगानिस्तान से भारत से रोमन साम्राज्य को जाने लगा। मुद्रा शास्त्र किसे कहते हैं? मुद्रा क्या होते हैं? पैसे। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र। इसमें क्या देखा जाता है? सिक्कों की बनावट, उसकी लिखावट आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें शासकों की राज्य सीमा, राज्यकाल, आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। यानी राज्यकाल की जानकारी कैसे मिलती है? क्योंकि उनके ऊपर सन लिखा होता है सिक्कों के ऊपर। आर्थिक स्थिति की जानकारी कैसे मिलती है? जैसे गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के चलवाए, इसका मतलब क्या है? वो अमीर थे, ठीक है। और जो गरीब शासक थे, यानी राज्य की अर्थव्यवस्था कमजोर थी, वो मिश्रित धातुओं के सिक्के चलवाते थे, तांबे वगैरह की।
भारत के अनेक संग्रहालयों में सिक्के सुरक्षित रखे गए हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, आगरा में जो संग्रहालय हैं वहाँ ये सिक्के सुरक्षित रखे गए हैं। ये सोने, चांदी, तांबे व पत्थर आदि के हैं। फिर है प्रभावती गुप्त कौन थी? यह सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इनका विवाह वाकाटक नरेश से हुआ था। इनके बारे में विशेष बात क्या है कि इन्होंने भूमि अनुदान दिया था, जो भूमि अनुदान देने का महिलाओं द्वारा विरला उदाहरण है। अब भूमि अनुदान क्या होता है या भूमि अनुदान पत्र क्या होता है? इन दान पत्रों में राजाओं, रानियों, अधिकारियों, व्यापारियों द्वारा दिए गए दान, जिसमें दान में अब क्या सम्मिलित है? धन भी हो सकता था, भूमि भी, मवेशी यानी पशु भी, का उल्लेख मिलता है। इनका महत्व यह है कि इनसे हमें प्राचीन भारत की व्यवस्था और प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। भूमि देने वाले इन्हें प्राप्तकर्ता को प्रमाण के रूप में देते थे। फिर है गुप्त काल में दिए गए भूमि अनुदानों की विशेषताएं। अब गुप्त काल में जो भूमि अनुदान दान में दी गई थी उसकी क्या विशेषताएं थी? ये मुख्यतः ब्राह्मणों व धार्मिक संस्थाओं को दिया जाता था। दान देते समय दान प्राप्त करने वाले को उसके कर्तव्य के बारे में निर्देश दिए जाते थे। अग्रहार क्या कहलाता है? वह भूमि जो अनुदान पत्रों के माध्यम से ब्राह्मणों को दी जाती थी, उस भूमि को क्या कहते थे? अग्रहार। इस भूमि में ब्राह्मणों को सभी प्रकार के करों से मुक्त रखा गया था, यानी जो भूमि ब्राह्मणों को दे दी उस पर राजा कोई टैक्स नहीं लगाता था। दूसरी ओर इस भूमि से जो आय प्राप्त होती थी वह ब्राह्मणों द्वारा धर्म एवं शिक्षा कार्यों पर खर्च की जाती थी।